हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, हमने उसमें कवर किया इंटरनल एंथैल्पी को और हमने उसमें एक एंथैल्पी को भी कवर किया था। ठीक है, दो जो लेक्चर है हमारे उसमें इंटरनल एंथैल्पी और एंथैल्पी को कवर किया है। तो प्रेजेंट लेक्चर में हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। ठीक है, बेसिकली हीट कैपेसिटी क्या होता है? सपोज जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा या कोई भी सिस्टम है मान लीजिए। ठीक है, इस सिस्टम का टेम्परेचर मान लिया जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमें इस 40 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे जो ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली हमें इसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इसको कुछ हीट सप्लाई करेंगे, कुछ अमाउंट में हीट चाहिए। हमें उतनी हीट सप्लाई करनी है जिससे कि इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हो जाए 41 डिग्री सेल्सियस। तो बस यहीं से हीट कैपेसिटी सामने आती है कि जो अमाउंट हमने हीट का दिया है किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या सप्लाइड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, किसी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है सप्लाई करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या कह देते हैं? हीट कैपेसिटी। ये होता है आपका हीट कैपेसिटी। क्लियर है? और अगर मुझे इसी को स्पेसिफिक बनाना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैं कहूंगा जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट या सिस्टम जो हमने लिया है वो हमने बिना किसी वैल्यू के लिए है। वैल्यू इन द सेंस, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है हमारे पास या 1 ग्राम सिस्टम है, मतलब सिस्टम का मास जो है 1 ग्राम है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है 1 ग्राम या 1 किलोग्राम या 100 ग्राम। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सिस्टम का तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे C से। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हो जाएगा इस तरीके से। डायग्राम से आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी सभी को। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम फाइंड आउट करते हैं वो हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके अंदर हमें करना क्या है? दो चीजें देखनी है इसके अंदर हमने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है क्या? सपोज जैसे कि अभी मैंने 40 से 41 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, ये हमारा T1 था, वो T2, T1 था 40, T2 था 41। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर पे। तो जो हीट कैपेसिटी होता है वो हमेशा इक्वल टू होगा Q बाय फाइनल माइनस में इनिशियल टेम्परेचर के, यानी कि हमेशा होगा Q बाय में डेल्टा T के। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमेशा आपका किसके आएगा? इस रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि इतनी हीट सप्लाई करने के लिए कितना टेम्परेचर जो है बढ़ा, इतना टेम्परेचर कितना, ये डिफरेंस हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में चलता है। चलो आगे देखते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो दो टाइप की होती है। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं Cp के साथ। Cp, तो जो Cp है हमारा, यानी कि C से हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, P से हो गया प्रेशर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल? Qp बाय डेल T के बारे में। ठीक है, हो जाएगा Cp इज इक्वल टू Qp बाय डेल T के बारे में, क्योंकि जो C था वो Q के इक्वल है, तो Qp क्या उसमें आ जाएगा। हम फॉर्मूला से देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर, हीट सप्लाई के। जितना हीट सप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी आएगी। डेफिनेशन में ये चीज वैसे कि समझ में आ रही थी हमें। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सभी के। इसको मैं एक और चीज के इक्वल ले सकता हूँ। हमने कवर किया था कि जो डेल एच है वो होता है आपका क्यू पी के। डेल एच था क्यू पी के, तो हमारा जो सीपी है यहाँ से आ जाता है डेल एच बाय में डेल टी। ठीक है, ये दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आती हैं सामने। क्लियर है सभी को? इसको नोट कर लेंगे। दूसरा जो है ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो आता है हमारा वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमने लेना है उसको हम डिनोट करेंगे इससे, जैसे वो Cp से था तो ये हो जाएगा Cv से। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा Cv इज इक्वल टू हो जाएगा QV
बाय डेल टी के, ठीक है। और क्यू भी हमारा किसके इक्वल होता है, डेल यू के। तो हमने देखा था जो डेल एच था वो था क्यू पी के इक्वल, और डेल यू जो होगा वो होगा क्यू वी के इक्वल। तो हमारा सी वी जो है यहाँ से आ जाएगा डेल यू बाय ये हो जाएगा आपका डेल टी के, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इतना नोट करो फटाफट से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। फिर उसके बाद जो है हमने रिलेशन कवर करना है एक सीपी और सीवी के बीच में, ठीक है। सीपी और सीवी का जो रिलेशनशिप है वो किस टर्म्स में आएगा वो देखते हैं। काफी सिंपल सा रिलेशनशिप है ये। इसको कवर करने के बाद आगे हम टॉपिक कवर करेंगे हेस लॉ, ठीक है, एंथैल्पी की रिगार्डिंग। देखो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सिंपल सी चीज है ये। हमारे पास एंथैल्पी के अकॉर्डिंग है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी के इक्वल, और अगर 1 मोल के इक्वल ले तो पीवी इज इक्वल टू होता है आर टी के इक्वल, ठीक है। पी इज इक्वल टू आर टी के इक्वल। हमने बस सिंपली पीवी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी, यू को इधर ले जाओ, H माइनस यू इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अभी हो जाएगा हमारे पास dH बाय dt माइनस में du बाय dt इज इक्वल टू r, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो वन हो जाना है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो dH बाय dt है वो किसके इक्वल था, ये था QP के इक्वल, सॉरी CP के इक्वल। जैसे हमने किया था डेल H बाय डेल T, तो इसको हम DH बाय dt लिख ही सकते हैं, क्योंकि तो लार्ज चेंज होता है और ये स्मॉल चेंज होता है, बाकी बात तो वही है H बाय T H बाय T। ये लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं हम, और D से डिनोट करता है स्मॉल चेंज के लिए, बात वही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा हो गया CP के इक्वल, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। क्लियर हो सभी को। तो ये रिलेशनशिप आ जाता है हमारा सीपी और सीवी के बीच में। फटाफट से इसको नोट करो, आगे पे देखते हैं। ये हो जाएगा सीपी सीवी का रिलेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर n मोल ऑफ गैस के लिए आएगा तो वहां पर nr लग जाएगा, ये हो जाएगा n मोल्स के लिए, ठीक है। और अगर इसको हटा देते हैं 1 वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 मोल के लिए। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन करना है। और उसके बाद जो है एक नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली करना आप सभी ने अपने आप उस टॉपिक को। मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ कि उसको कैसे करेंगे, ठीक है। उस आइडिया देने के बाद जो नया टॉपिक आएगा वो कवर करना है काफी हमें यहाँ पे। देखो नेक्स्ट है, मैंने बोला एंथैल्पी से रिलेटेड, एंथैल्पी रिगार्डिंग हमने कवर करना है। तो जैसे यहाँ पर आता है एंथैल्पी ऑफ डैश, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ डैश नाम से टॉपिक मिलेगा। ऑब्वियसली डैश नाम से तो कोई टॉपिक मिलेगा नहीं, लेकिन इस डैश में काफी सारी चीजें मिलेंगी बुक के अंदर, जैसे कि हमारे सिलेबस में काफी है, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा, लैटिस एंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काफी चीजें हो जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ कंबस्शन का हो गया एक, तो ठीक है, एक फॉर्मेशन का हो गया, ठीक है, एक आयनाइजेशन का हो गया, ठीक है, सॉल्वेशन का हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन हो गया जैसे कि, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे टर्म्स मिलेंगे और उन टर्म्स को डिफाइन करना काफी इजी है। मैं इनमें से 2 को डिफाइन करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाकी सारे टर्म्स आप अपने आप कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का क्या मतलब, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को डिफाइन, तो कंबस्शन का मतलब क्या है, देखो एक बार कंबस्शन को छोड़ करके इन पे ध्यान देते हैं। कंबस्शन पे जो होता है हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है। फॉर्मेशन में क्या है, फॉर्मेशन जब हम किसी चीज की करवा रहे हैं तो वहां पर दोनों केस हो सकते हैं। जैसे मान लो हमें आइस बनानी है वाटर से, तो वाटर से जब आइस बनेगा तो हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और वाटर से जब वेपर बनाना है तो हमें टेम्परेचर अप करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है हीट जो है फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है,
इन्वॉल्वमेंट का मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो उसमें से हीट रिलीज हो रही है या हीट उसमें सप्लाई हो रही है, लग रही है, कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो बात है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देंगे। कंबस्शन का क्या मतलब है कि एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग combustion of a system, या ऑब्जेक्ट में बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के कंबस्शन के दौरान जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, सप्लाई हो, कंज्यूम हो, या मतलब एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, तो उस एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ऐसी अगर कोई चीज बन रही है तो मैं फॉर्मेशन कर दूंगा यहाँ पे, ऐसी अगर कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है अपने आयंस में, उसको आयनाइजेशन कह देंगे। तो इस तरह से पर्टिकुलरली चलेगा, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को डेल एच, ये एंथैल्पी का साइन हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे कंबस्शन, तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का सिंबल, ठीक है। एक इसी तरह से होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब उस केस में जैसे मैंने एंथैल्पी ऑफ इन्वॉल्विंग कंबस्शन ऑफ अ सिस्टम या ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिख लूंगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगा कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जो भी चीज यहाँ कंबस्ट होगी उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे हर एक चीज का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अलग होगा, ये तो एक सेल्फ अंडरस्टूड बात है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को कैसे नोट करेंगे, यहाँ एक नोट लग जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और अगर मैं इसकी बात करूं, दोनों में फर्क किस बात का है, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी को डिफाइन कर सकते हैं, काफी सारे प्रोसेस को इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा सभी को। तो इन्हीं के बेसिस पे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो हम कवर करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है हेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन। अब समेशन वर्ड आ गया तो क्लियर ही है सभी को क्या है, काफी सिंपल सा लॉ है। ये क्या कह रहा है लॉ कि जब भी कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, कंबस्शन का, या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस ही पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस हेस लॉ होता ये है कि जो भी एंथैल्पी इन्वॉल्व होने वाली है उसका समेशन, यानी कि उसका जो सम होगा इनडायरेक्ट प्रोसेस में, वो दो ही चीजों में होगा। देखो सपोज करो, देखो सपोज क्या करना है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली बन जाएगा या वो इनडायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। फर्क ये होता है डायरेक्टली बनने में एक स्टेप चलता है, 1 स्टेप होता है, और इसमें हो सकता है 2 और मोर देन 2, काफी सारे इसमें स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सपोज करो कि यहाँ पर 2 स्टेप के हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और ये बन है, तो एंथैल्पी जो होगा डायरेक्ट प्रोसेस का वो हमेशा इक्वल होगा एंथैल्पी ऑफ इनडायरेक्ट प्रोसेस के, ठीक है, हमेशा इनडायरेक्ट प्रोसेस के। इसको मैं और ज्यादा साफ साफ लिखूं तो ये हो जाएगा डेल एच डायरेक्ट प्रोसेस इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे डायरेक्ट प्रोसेस में कंबस्शन लिख दो अगर कंबस्शन का है, फॉर्मेशन लिख दो अगर फॉर्मेशन का है, तो ठीक है, वो जैसे भी होगा उसको उसके हिसाब से लिख देना है। अब जैसे हम 2 स्टेप है तो इसको लिखेंगे डेल एच स्टेप 1 प्लस डेल एच स्टेप 2, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ enthalpy involved in direct process is always equal to the enthalpy involved in indirect process, ठीक है, sum of indirect process। इस तरीके से हमने चलना है, क्लियर है सभी को। ये तो मैंने एग्जांपल मतलब अपने एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग दे दिया इसको, डेफिनेशन की कैसे होगा। अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल सबके सामने रखा हूँ मैं यहाँ पे। एग्जांपल ये है जैसे कि कार्बन का कंबस्शन है, ठीक है, कार्बन को अगर हम कंप्लीट ऑक्सीजन दें तो वो क्या होगा, CO2 फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन को हम सिंगल ऑक्सीजन दें यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीजन दें, बहुत कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें, तो वो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम फिर से ऑक्सीजन दे दें थोड़ा सा और, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि इस प्रोसेस से तो 2 स्टेप लग रहे हैं,
और ये अपना डायरेक्ट प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये आ जाती है कि डेल एच जो है फॉर्मेशन ऑफ CO2 डायरेक्ट में वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड डेल एच CO प्लस डेल एच, ये हो जाएगा आपका मतलब स्टेप 1 और ये स्टेप 2 में, ये 1 में और ये 2 में। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इसी को कहा जाता है हेस लॉ। फटाफट से नोट डाउन करो इसको। और फिर उसके बाद जो है लास्ट टॉपिक जो है उसका कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे। एक इसी से टॉपिक निकलता है, जैसे ये फ्लो चार्ट बना है इसका एक, ठीक है। एक हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर कट एक और डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे मतलब कि, ठीक है, जो कि हेस लॉ से ही निकलता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हेस लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो मैं फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ या जो मैं साइकिल बनाने वाला हूँ उसको कहा जाता है बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है। काफी इजी है वो। देखो कैसे करेंगे, ये है बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है जी। तो बॉर्न हार्बर साइकिल किसका बना रहा हूँ, जैसे NaCl का बना रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो NaCl का एग्जांपल कैसे लेंगे इसमें, जैसे सोडियम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, Cl2 गैसियस स्टेट में होता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। बेसिकली तो ये रिएक्शन देखो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखो ये सॉलिड बनता है जैसे लास्ट में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होगा कैसे, सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में है, क्या हमने कभी सोचा है कि ये रिएक्शन जैसे यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख तो दिया हमने और होता भी ऐसे ही है तभी लिखा है, लेकिन पॉइंट आउट ये करना है हमने इसमें। मैंने बोला कि स्पेसिफिकली हर एक स्टेप दिखाना है मुझे इसमें, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, कभी भी जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन लूज जब करता है तो वो उसकी गैसियस स्टेट से करता है। देखो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या पढ़ी है कि जो मिनिमम एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट एटम मस्ट बी इन इट्स गैसियस स्टेट, है ना। तो गैसियस स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड को कन्वर्ट होना होगा किसके अंदर, गैस के अंदर। तो ये लिख दिया मैंने 2Na गैसियस स्टेट। सॉलिड को गैस में बनाने के लिए हमें एक एंथैल्पी की रिक्वायर्ड होगी। देखो अगर मैं सोडियम की बात करूं मेटल की, तो सोडियम इस तरह से होगा ना, एटम्स सोडियम के एटम्स इस तरह से होंगे एक दूसरे से चिपके हुए सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। और अगर मैं इसको हीट करूं तो ये एटम्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि अपनी गैसियस स्टेट में। यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूं कि पहले जो एटम्स थे वो जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, और अब हीट सप्लाई करने के बाद जो एटम्स है वो दूर दूर हो गए। तो पहले एटम थे बाउंडेड फॉर्म में, अब फ्री फॉर्म में है, ठीक है। तो वो एक प्योर एटम के फॉर्म में आ गए, एक एक पर्टिकुलर एटम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हीट सप्लाई करने के बाद। तो इसको मैं कहूंगा यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये हो जाएगा एटमाइजेशन, यहाँ लिखना होगा उसको, ठीक है। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की जो सॉलिड था उसको एटम से गैस में कन्वर्ट कर दिया, या एक सिंगल एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। और उसके बाद जो है हम ये भी बोल सकते हैं ये वेपोराइजेशन किया है हमने, ठीक है। तो वैसे सबसे बेस्ट वर्ड जो है वो एटमाइजेशन रहेगा। उसके बाद हमें पता है कि सॉलिड जो है आई मीन गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एक निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और ये क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है। दो तो चलो एक कोएफिशिएंट है साथ लेकर के चल रहे हैं, इसको लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल, ये इसका काम सिर्फ रिएक्शन की बैलेंसिंग के तक का है और कुछ नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई सभी को, ये गैसियस स्टेट में भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, हम देख रहे हैं Cl2। अब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन ये अगर हम कहेंगे गेन करेगा, देखो ये बड़ा आसान था कि सॉलिड है, सॉरी सोडियम है, सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, NaCl बन गया। वैसे तो सिस्टम रिएक्शन में बड़ी सिंपल से दिखाई दे रही है, साफ सुथरी, लेकिन पॉइंट आउट यहाँ ये करना है कि जो क्लोरीन है वो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन गेन कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अभी ये Cl2 की फॉर्म में यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक होना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेंगे दो एटम्स में, तो ये दो एटम्स में कैसे ब्रेक होगा, जब इसमें हीट सप्लाई करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है। अगेन प्रोसेस क्या हो गया, एटमाइजेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल H एटमाइजेशन, ठीक है, डेल H एटमाइजेशन हो गया ये, और यहाँ 2Cl गैसियस फॉर्म में।
अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी यहाँ पे डेल एच ईजी, और यहाँ पर भी डेल एच लगाना होगा मुझे, डेल एच आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा गैसियस फॉर्म में। अब जो है ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये गेन कर चुका है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे NaCl में, ठीक है। और इस दौरान जो एनर्जी लगती है इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी नोट कर लेना, जब कभी गैसियस आयंस, ठीक है, जब कभी गैसियस आयंस कंबाइन होकर के एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो एंथैल्पी लगेगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है सभी को? जब भी गैसियस आयंस कंबाइन होकर के एक आयनिक कंपाउंड बनाए, या इसका अपोजिट भी कि आयनिक कंपाउंड जब कभी अपने गैसियस रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन होता है तो उस दौरान भी जो एंथैल्पी लगेगी वो भी लैटिस एंथैल्पी है। तो आई थिंक एक पूरा फ्लो चार्ट जो है हम सबके सामने है। होगा कैसे ये तो है डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है, एंथैल्पी का। तो मैं बॉर्न हार्बर साइकिल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलेशन यहाँ बनता है वो लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इसको। और भी अदर एग्जांपल्स हैं उनको ट्राई करो, इसके हिसाब से ही चलेंगे सारे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं डेल एच फॉर्मेशन NaCl का डायरेक्ट प्रोसेस, वो किसके इक्वल होगा? डेल एच एटमाइजेशन, फिर मतलब ये सब कुछ सम कर देना है इनका, ठीक है, इनका एडिशन कर देना है। तो उसको लिखूंगा डेल एच, ये हो जाएगा एटमाइजेशन, इसका एटमाइजेशन किया हमने पहले सोडियम का, फिर डेल एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, या एक सेकंड में इसको ना एटमाइजेशन वाले को इकट्ठा कर लेता हूँ, डेल एच एटमाइजेशन किसका, वो है क्लोरीन का साथ में, फिर डेल एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल एच आयनाइजेशन एंथैल्पी ये किसके लिए हुई है? सोडियम के लिए, फिर डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये किसके लिए हुई है? क्लोरीन के लिए, ठीक है। इतना सब करने के बाद फिर हमें लास्ट में क्या करना है? डेल एच लैटिस, ठीक है, ये किसके लिए हुआ है? सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव के लिए। क्लियर है सभी को? तो ये जो चीजें हैं यहां तक चलेगी, ये फॉर्मूला यहां तक चलेगा, ये होगा बॉर्न हार्बर साइकिल के लिए। अच्छा, ये दोनों है एटमाइजेशन के लिए, तो इसको मैं सिंगल टाइम में लिख सकता हूं एंड क्लोरीन, तो उसमें दोनों वैल्यूज को यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से जो है बॉर्न हार्बर साइकिल कंप्लीट होता है और एस लॉ हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इनको स्टडी करो और जो इसके एग्जांपल्स हैं उनको एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कैसे निकल रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट के साथ।